Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में प्रसूति तंत्र सब्जेक्ट के प्रसव विज्ञान टॉपिक के अगले वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो प्रसव विज्ञान से पे बना दिया है, जिसमें प्रसव की निरुक्ति, परिभाषा, पर्याय, प्रसव काल क्या होता है, उसके हेतु क्या होते हैं, सूतिकागार क्या होता है, सूतिकागार का निर्माण कैसे होता है, उसमें कौन कौन से द्रव्य रखे जाते हैं, मुख्यतः सूतिकागार के बारे में डिस्कस किया था। और प्रसव के समय गर्भाशय में गर्भ की स्थिति में किस प्रकार परिवर्तन होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। ये इसी सीरीज़ का अगला वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रसव की अवस्थाएं और उनके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं: प्रजायनी या प्रसवोत्सुकता, प्रजनन कालंभित या उपस्थित प्रसवा, परिवर्तित गर्भ या अवाक्षित। ये 3 अवस्थाएं हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रसव में आवी एवं ग्राही शूल का महत्व, ये होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। और प्रसव के पूर्व योनि स्त्राव से गर्भलिंग का निर्णय, ठीक है, ये आयुर्वेद में एक टॉपिक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली और भी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर इस पार्ट को देखने से पहले आप जो पहला पार्ट देखते हैं उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर देखेंगे तो ये टॉपिक आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रसव की अवस्थाएं और उनके लक्षण। सबसे पहले आता है प्रसव की अवस्थाएं और उनके लक्षण। प्रसव के समय जो स्त्री और जो गर्भ की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, और जो माँ होती है उसमें क्या क्या लक्षण प्रयुक्त होते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो मुख्यतः यहाँ पे आचार्यों ने 3 अवस्थाओं का वर्णन किया है। जो पहली अवस्था है वह है प्रजायनी या प्रसवोत्सुका। तो प्रजायनी आचार्य सुश्रुत ने बताया है और प्रसवोत्सुका आचार्य भावविश्र जी ने बताया है। इसके बाद जो द्वितीय अवस्था है वह है प्रजनन कालंभित, यह आचार्य चरक ने बताया है। आचार्य सुश्रुत ने इसी अवस्था को उपस्थित प्रसव का नाम दिया है। आचार्य वाग्भट और भावविष्णु जी ने इसे आसन्न प्रसवा के नाम से बताया है। और जो तृतीय अवस्था है वह है परिवर्तित गर्भ या अवाक्षिर के लक्षण। ये मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं और हम इन्हीं के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रजायनी या प्रसवोत्सुका के लक्षण। सबसे पहले देखते हैं प्रजायनी के लक्षण। तो लिखा है, जाते ही शिथिले कुक्षौ मुक्ते हृदय बंधने सशूले जघने नारी गेया सा तु प्रजायनी। यह श्लोक सुश्रुत संहिता शरीर स्थान के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। इसमें लिखा है, जाते ही शिथिले कुक्षे मुक्ते हृदय बंधने। तो कुक्षी में शिथिलता, कुक्षी का मतलब एब्डोमेन या फ्लैंक्स, ठीक है, और हृदय बंधन की मुक्ति, जघन प्रदेश में पीड़ा, ये 3 जो लक्षण है ये प्रजायनी स्त्री के लक्षण, इनको समझना चाहिए। तो कुक्षी में शिथिलता, हृदय बंधन मुक्ति तथा जघन प्रदेश में वेदना होने पर स्त्री को प्रजायनी समझना चाहिए। और आचार्य भावमिश्र ने आचार्य सुश्रुत के सदृश ही वर्णन को प्रसवोत्सुका स्त्री हेतु बताया है, ठीक है। तो आचार्य भावमिश्र ने प्रसवोत्सुका जो नाम दिया है वो इसी टर्म को बताया है। ये हो गया प्रजायनी के लक्षण। फिर इसके बाद देखते हैं उपस्थित प्रसवा के लक्षण। उपस्थित प्रसवा के लक्षण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत और आचार्य वाग्भट तीनों ने ही लक्षणों का वर्णन किया है और इसमें कुछ भिन्नता देखी गई, तो इसका एक कंपैरेटिव चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है। आचार्य चरक ने प्रजनन कालंभित बताया है, आचार्य सुश्रुत ने इस टर्म का नाम उपस्थित प्रसवा बताया है, और वाग्भट और आचार्य भावमिश्र जी ने आसन्न प्रसवा नाम से इसको उल्लेख किया है। आचार्य चरक ने शरीर स्थान के 8वें अध्याय के 36वें श्लोक में बताया है कि गात्रों में क्लम, मुख में ग्लानि, ठीक है, मुख में ग्लानि का मतलब मुख की कांति का कम हो जाना या उदासी, आंखों का शैथिल्य और वक्ष के बंधनों से विमुक्ता की प्रतीति। उसको ऐसा लगेगा कि जो यूट्रस है वो नीचे आने वाला है। कुक्षी में अवसंस्तरण और अधोभाग की गुरुता, मतलब कि जो लोअर एब्डोमेन है उसका वो हैवी फील होगा। वंक्षण, वस्ती, कटी, कुक्षी, पार्श्व एवं पृष्ठ में वेदना
उसको पेन होगा, ग्रोइंस में होगा, यूरिनरी ब्लैडर में होगा, सैक्रल रीजन में होगा, फ्लैंक्स में होगा और बैक में होगा। योनि से स्त्राव तथा अन्न की आकांक्षा ना होना। डिस्चार्ज पर वजाइनम एंड एनोरेक्सिया उसको अपीयर होगा। तत्पश्चात आवी का प्रादुर्भाव तथा गर्भोदक प्रसेक होता। इसमें अपेयरेंस ऑफ आवी मतलब लेबर पेन होगा और एक्सक्रीशन ऑफ गर्भोदक मतलब लिक्वर एमनाई का एक्सक्रीशन भी होगा। ये आचार्य चरक ने बताया है। अगर आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो आचार्य सुश्रुत और भाव प्रकाश में ने जो लक्षण बताए हैं वो मिलते हैं। तो उन्होंने कहा है कि कटी पृष्ठ तथा उनके चारों ओर बार बार वेदना। तो उन्होंने बताया है कि इस पीरियड के दौरान जो रिकरेंट सीवियर पेन अराउंड द बैक एंड सैक्रम हो सकता है। ठीक है। मल की प्रवृत्ति, मूत्र का स्त्राव मतलब एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस एंड यूरिन विथ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड योनि मुख से श्लेष्मा का स्त्राव और म्यूकाई डिस्चार्ज पर वेजाइनम अपीयर होता है। आचार्य वृद्ध वाग्भट की बात की जाए तो उन्होंने बताया है क्लम, ग्लानी, नेत्र बंधनों के मुक्त होने की प्रतीति, बार बार थूक आना। ठीक है। तो उन्होंने बताया स्पिट रिपीटेडली की टेंडेंसी बताई है। मूत्र पुरुष की बार बार प्रति फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ फीसेस एंड यूरिन, कुक्षी में शिथिलता, अधोभाग की गुरुता, अन्नाभिलाषा, हृदय कटी बस्ती वंक्षण में वेदना, योनि में तोद भेद शूल स्फुरण। ठीक है। तो वेजाइना में प्रिकिंग और टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होता है। ठीक है। योनि में स्त्राव होता है और आवी का प्रादुर्भाव और गर्भोदक का प्रसेक होता है। ये आचार्य वृद्धभागवत जी ने बताया है। आचार्य काश्यप जी ने भी लक्षण लिखा। उन्होंने गर्भिणी के निम्न लक्षणों को देखकर बताया है कि मुख की ग्लानि, अंगों में क्लम, आँखों के बंधन की मुक्तता, कुक्षी में अपसंस्तरण, अधोभाग की गुरुता, पृष्ठ पार्श्व कटी बस्ती तथा वंक्षण प्रदेश में अत्यधिक तोंद, योनि से स्त्राव और उसका विस्फार, भोजन में अरुचि, अर्धी थकावट आदि लक्षण बताए हैं। तो आचार्य काश्यप ने भी सेम ही लक्षण इन लोग से को रिलेट करते हुए बताया है। ठीक। उन्होंने एक जो लक्षण बताया है कि डायलेशन ऑफ योनि मतलब सर्विक्स और वेजाइना का डायलिटेशन, इसको भी एक साइन की तरह उपस्थित प्रसवा के लक्षण के अंतर्गत माना। ये हो गया उपस्थित प्रसवा के लक्षण अलग अलग आचार्यों के हिसाब से। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद देखते हैं जो तीसरी स्टेज है गर्भ के परिवर्तित या अवाक होने के लक्षण। इसमें अगर बात की जाए तो आचार्य काश्यप जी ने काश्यप संहिता शारीर स्थान के 5वें अध्याय के 44वें और 45वें श्लोक में बताया है कि जब शूल सहित गर्भोदक योनि में आ जाए तथा काल से प्रेरित हुआ गर्भ हृदय प्रदेश को छोड़कर नीचे आकर बस्ती शीर्ष तथा उसके अधोभाग को पकड़ लेता है, अत्यधिक ग्लानि, योनि में उत्पीड़न एवं भेदन का अनुभव हो, तब गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित हो गया है तथा प्रसव होने वाला है, ऐसा जानना चाहिए। उन्होंने गर्भ के परिवर्तित या अवाक होने का लक्षण इस प्रकार बताया है। अगर आचार्य चरक की बात की जाए तो आचार्य चरक एवं वृद्ध वाग्भट के अनुसार गर्भ हृदय को छोड़कर उदर में प्रवेश कर रहा हो, बस्ती सिर को पकड़ता हो तथा आवी जो प्रसव वेदना है वो शीघ्र हो गया है और गर्भ नीचे की ओर परिवर्तित हो गया है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य वाग्भट के अनुसार गर्भ नीचे की ओर हो जाने के कौन कौन से लक्षण होते हैं, जैसे हृदय के बंधनों से मुक्त होकर गर्भ जठर उदर में प्रविष्ट होकर बस्ती के ऊपर ठहरता है एवं आवी भी शीघ्र आने लगती। आचार्य भेल ने प्रसवावस्था का कोई विशिष्ट नाम न देकर केवल इतना ही लिखा है कि वह स्त्री जब जान जाए कि मेरी कुक्षी अभ्रष्ट है, ठीक है, मतलब नीचे खिसक गई है, हृदय विमुक्त हो गया है तथा योनि से स्त्राव होने लगा, तो प्रसव होने वाला है, ऐसा समझना चाहिए। अगर इन सभी आचार्यों की बात की जाए तो एक जो कॉमन सा विमर्श निकल के आता है वो ये होता है कि सभी आचार्यों ने वक्ष या हृदय के बंधनों की विमुक्ति शब्द का प्रयोग किया, मतलब हृदय या वक्ष मुक्ति हो जाती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है। जिससे क्या पता चलता है कि जो श्रोणी गुहा में प्रविष्ट गर्भ है वो श्रोणी गुहा में प्रविष्ट हो जाने के कारण वक्ष के भाग में दबाव की कमी या आराम की अनुभूति होती है, मतलब कि फीलिंग ऑफ रिलीफ फ्रॉम कंप्रेशन एंड कंप्रेशन ऑफ चेस्ट ड्यू टू डिसेंट ऑफ फीटस इन पेल्विक कैविटी। और जो भी अन्य लक्षण हैं जैसे कि गर्भ का नीचे योनिपथ में आने के कारण मूत्राशय एवं मलाशय में उत्पन्न बार बार जन्य तथा प्रसव वेदनाओं के कारण से जो थकावट होती है उसके बारे में भी वर्णन किया गया है। और एक और मुख्य लक्षण बताया गया है, जैसे गर्भ के परिवर्तित या अवाक होने के लक्षण द्वितीय अवस्था में शिशु जन्म के कुछ क्षण पूर्व के लक्षण हैं।
तो कुछ क्षण पूर्व ही ये लक्षण आते हैं, और अगर ये लक्षण आते हैं तो इससे ये पता लग जाता है कि शिशु का जन्म होने वाला है। और आचार्य वाग्भट जी ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि गर्भ के निर्गमन के पश्चात कुछ क्षणों में ही आपरा का निर्गमन स्वाभाविक हो जाता है। और महर्षि काश्यप जी ने आपरा निर्गमन पूर्व तक की स्थिति को प्रसूता के अंतर्गत नहीं रखा गया। सो ये हो गया गर्भ के परिवर्तित या अवाक होने के लक्षण। ये कंपैरेटिव स्टडी मैंने बताई है। आपको अगर एक बार में नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट कर सकते देख सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं समझ में आती, कहीं कोई कन्फ्यूजन होता है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं प्रसव के समय आवी एवं ग्राही शूल का क्या महत्व है उसके बारे में। ठीक, इसमें आचार्यों के मतांतर हैं। तो आचार्य चरक एवं वाग्भट ने आवी शब्द का प्रयोग किया है, और आसन्न प्रसवा लक्षण में आवी का प्रादुर्भाव होना तथा गर्भ का में अवाक शरीर होने पर आवी का शीघ्र होना बताया गया। तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती कि आवी शब्द के से जो प्रसव के समय होने वाली वेदना है उसको रिलेट किया गया है। ठीक है। और आचार्य काश्यप जो हैं उन्होंने काश्यप संहिता शारीर स्थान के 5वें अध्याय के 30वें और 31वें श्लोक में प्रसव की वेदनाओं में आवी के साथ साथ ग्राही के उपस्थित होने का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि गर्भिणी स्त्री के गर्भ के अव्यावृत मतलब संकुचित होने पर, जरायु के मुख के फैल जाने पर तथा आवी के साथ ग्राही के उपस्थित होने पर गर्भिणी स्थिति प्रसव के लिए उद्यत होती है, परंतु ग्राही शूल के अत्यंत तीक्ष्ण होने पर भी गर्भिणी को शीघ्र प्रसव नहीं होता तथा आवी को देर से आने वाले पर भी गर्भ को अत्यंत क्लेश होता है। इस प्रकार के वर्णन से यह प्रतीत होता है कि यहाँ आवी शब्द से प्रसव के लिए होने वाले गर्भाशय पेशियों का संकोच जन्य वेदना तथा ग्राही शब्द से उदार आदि के मांसपेशियों के संकोच जन्य वेदना लिया गया है, क्योंकि माता के द्वारा जो लगाए गए उदर आदि मांसपेशियों के संकोच जन्य जो वेदना के अधिक होने पर आवी के सही समयांतराल पर सही समय के लिए नहीं होने पर प्रसव नहीं होता एवं गर्भ को क्लेश होता है। अन्य आचार्यों जैसे आचार्य चरक, सुश्रुत, आचार्य वृद्ध भागवत, आचार्य भावमिश्र जी ने आवी के तीव्र होने पर गर्भिणी को प्रवाहन हेतु शिक्षा देने के लिए कहा है। आवी के न रहने पर प्रवाहन नहीं करें, क्योंकि इस समय किया गया प्रवाहन जो होता है वह व्यर्थ हो जाता है तथा गर्भ तथा माता दोनों के लिए हानिकारक भी होता है। प्रवाहन की तुलना मल मूत्र आदि के वेगों को उदीरण धारण। ठीक है। प्रवाहन शब्द उदरादि पेशियों के संकोच से उत्पन्न वेदना को सूचित करता है, जो माता के द्वारा प्रसव क्रिया के अंतिम क्षणों में गर्भ को बाहर निकालने हेतु किया जाता है। अतः अगर देखा जाए तो अन्य आचार्यों द्वारा वर्णित प्रवाहन तथा आचार्य काश्यप द्वारा वर्णित ग्रहीशूल को एक ही समझना चाहिए। ग्रहीशूल क्या होता है? जो माता के द्वारा जो पुश किया जाता है, जो पेन होता है। ठीक है। और जो आवी होता है वो जो गर्भ के द्वारा जो पेन उत्पन्न होता है उसे बताया गया है। आई होप आपको ये आवी और ग्राहीशूल समझ में आया होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रसव पूर्व जो योनि स्राव होता है उससे गर्भलिंग का निर्णय किस प्रकार किया जाता है उसके बारे में। तो आचार्य काश्यप ने शारीर स्थान के 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। उन्होंने श्लोक दिया है, तंत्र ई वर्णो अल्पशाह स्त्राव पिच्छिला पुत्र जन्मनि किंशुक उदक संकाशः पुत्रिका जन्म शंसति। मतलब अगर गिलोय के वर्ण का अल्प एवं पिछल स्त्राव निकलता है तो पुत्र का जन्म होता है। पुत्री के जन्म के लिए किंशुकोदक मतलब पलाश के पुष्प को धोने से निकला जल या गहरा लाल रंग के समान स्त्राव होता है। अगर a woman is going to deliver a male child, she will have scanty unctuous resembling color of guduchi, मतलब very light yellowish pink color होगा। And if she is to deliver female child, she show her would resemble the color of water obtained by washing the flower of पलाश, मतलब डार्क रेड कलर का जो स्त्राव होगा वो होगा। ठीक है। इस प्रकार से गर्भलिंग का निर्णय भी उस समय किया जाता था। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है, यहीं पे ये वीडियो भी ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो
सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।